न्यूक्लियर, पहले क्या पढ़ना है, पहले क्या हमने पढ़ा था, लार्जर पार्ट को स्मॉलर पार्ट में ब्रेक होना क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, मान लीजिए कोई एक एलिमेंट है यूरेनियम 235, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92, इसको अगर मैं एक न्यूट्रॉन से इसका बम्बार्डमेंट कराऊं, यानी एक न्यूट्रॉन इसको दूं, न्यूट्रॉन देकर इसको छेड़ दूं, तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरा अलग न्यूक्लियस बनेगा। तो यहां पर दो अलग न्यूक्लियस बनते हैं। यहां पर दो अलग न्यूक्लियस बनेंगे, एक 56 141 प्लस एक बनेगा आपका क्रिप्टॉन 36 92 प्लस तीन न्यूट्रॉन बनेंगे, तीन न्यूट्रॉन फिर से बनेंगे और कुछ एनर्जी रिलीज है ना। ये न्यूक्लियर फ्यूजन का मैंने रिएक्शन लिखा, न्यूक्लियर रिएक्शन। इसको न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन दो तरीके की रिएक्शन है न्यूक्लियर, इसीलिए मैंने पहले आपको न्यूक्लियर रिएक्शन की डिफिनेशन बताई कि न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है। अगर आप किसी एक न्यूट्रॉन से किसी यूरेनियम यानी न्यूक्लियस को आप इंसिडेंट कराएंगे तो वो दो अलग अलग न्यूक्लियस में क्या होगा, ब्रेक होगा। तो ये दो लाइटर न्यूक्लियर में ब्रेक हुआ, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, फ्यूजन। और इसमें क्या निकला, तीन और एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन निकले और कुछ एनर्जी रिलीज। समझ में आएगा, कुछ एनर्जी, क्यू को एनर्जी जो रिलीज होगी इस न्यूक्लियर रिएक्शन में उसको क्यू से रिप्रेजेंट। अरे बोलो भाई, इतना समझ में आया। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, जब कोई हैवी न्यूक्लियस किसी न्यूट्रॉन या किसी भी पार्टिकल से, हम न्यूट्रॉन ही देंगे कोई स्मॉल पार्टिकल से इंसिडेंट कराएंगे तो वो दो लाइटर न्यूक्लियाई में ब्रेक होगा। लाइटर न्यूक्लियाई का मतलब वो उसका मास नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी वो आयरन की तरफ बढ़ रहे होंगे तो मास नंबर कम होगा। जब हैवियर न्यूक्लियाई लाइटर न्यूक्लियाई की तरफ चलेगा तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगी, इंक्रीज होगी। और जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज होगी तो उनकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। कल ग्राफ में देखा था, न्यूक्लियर फ्यूजन क्यों होता है, स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ना, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और इसकी कुछ यहाँ पर क्या निकल रहा है, तीन न्यूट्रॉन निकल रहा है। न्यूक्लियर फ्यूजन में हमेशा तीन न्यूट्रॉन निकलेंगे और क्या होगा, कुछ एनर्जी भी रिलीज होगी। आ रही बात समझ में, इतना क्लियर है, समझ में आएगा क्यों न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, समझ में आएगा, स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को बढ़ाने के लिए, तभी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब ये क्यू जो है, जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो क्या, वो कैसे हम लोग निकालेंगे। जो एनर्जी रिलीज होगी, यानी इसमें जो एनर्जी रिलीज हो रही है मेरे भाई, जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या होगा, मास ऑफ। अब एक्चुअली में क्या देखा गया, एनर्जी क्यों रिलीज हो रही है, जो इसका मास है, ये मास क्या है, इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट बोलते हैं। और ये क्या है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में बैरियम, क्रिप्टॉन और क्या न्यूट्रॉन है, और इसमें एक यूरेनियम एक न्यूट्रॉन है ना। तो ये देखा गया जब ये कन्वर्ट पर रिएक्शन हुआ तो इसका जो रिएक्टेंट का मास है वो प्रोडक्ट के मास से ज्यादा है। यानी ये मान लीजिए अगर आपका 1 mu है तो रिएक्शन जब हुआ तो 0.9 mu मिला, तो 0.1 mu गया कहां, गायब कहां हुआ, वो एनर्जी के फॉर्म में क्या हुआ, रिलीज हुआ। क्योंकि आइंस्टाइन ने बोला है कि जो मास होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो यहां से जो एनर्जी रिलीज होगी यानी Q जो होगा वो क्या होगा, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। ये क्या होगा, मास डिफेक्ट इसको बोलेंगे, इनटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे, c², तो एनर्जी जूल में आ जाएगी। आगे बात समझ में, यानी कि जो एनर्जी रिलीज होगी Q वो क्या होगा, डेल्टा M इंटू c²। और इसी एनर्जी को हम लोग बोल सकते हैं डेल्टा M इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मीटर। अरे बोलो भाई, एनर्जी रिलीज निकालेंगे। अगर किसी भी न्यूक्लियर फ्यूजन में कितनी एनर्जी रिलीज हुई तो आपको प्रोडक्ट के मास को रिएक्टेंट के मास से माइनस कर देना है, उसको 931 से मल्टीप्लाई है ना। लेकिन डेल्टा एम को mu में रखना, यहाँ पर डेल्टा एम को kg में रखना। क्लियर है ना। अब इसमें देखा गया जो एनर्जी निकल रही है न्यूक्लियर फ्यूजन में
वो अप्रॉक्स 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलेगी अप्रॉक्स। यानी कि एक एटम यूरेनियम का एक एटम का अगर फ्यूजन कराएंगे, यूरेनियम के एक एटम का, सिर्फ एक एटम का अगर फ्यूजन कराएंगे तो अप्रॉक्स यहां पर कितनी एनर्जी निकलेगी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन। आ रही बात समझ में? और ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितने निकलेगी? ये 200 है और न्यूक्लियॉन कितने हैं इसमें? कितने न्यूक्लियॉन? 235 ना, तो 35 न्यूक्लियॉन है भाई, तो मास नंबर एक तो 200 को 235 से डिवाइड यानी 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0 पॉइंट समथिंग मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक न्यूक्लियॉन की एनर्जी है। समझ में आ रही बात? क्लियर है? आगे बात समझे? तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में हम लोग पहले थोड़ा बहुत लिखेंगे, है ना, उसके बाद हम लोग लिखना है। देखिए इधर सुनिए सब लोग, इस न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या हो रहा है? एनर्जी रिलीज हो रही है ना? क्यों हो रही है? क्योंकि मास ऑफ प्रोडक्ट जो है, सॉरी मास ऑफ प्रोडक्ट, हाँ, जो रिएक्टेंट के मास से कम है, यानी मास डिसअपीयर हो रहा है, तो मास जा कहां रहा है? एनर्जी के फॉर्म में। अब ये एनर्जी जो निकल रही है वो कहां पर यूज हो रही है? लिखवाया मैंने एक पॉइंट में आपको कि एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो एनर्जी जो ये फ्रेगमेंट मिले, जो प्रोडक्ट के फ्रेगमेंट यानी बैरियम और क्रिप्टॉन और न्यूट्रॉन, इनको मूव कराने में, इनकी काइनेटिक एनर्जी में यूज हो रहा है। जो एनर्जी मिलेगी ना वो इस न्यूट्रॉन को बहुत तेजी से स्पीड से मूव करेंगे, ये बहुत हल्का होगा, इन दोनों का मास ज्यादा होगा, इनकी भी काइनेटिक एनर्जी में यूज होगा। यानी आपको पूछेगा कि जो एनर्जी यहाँ पर रिलीज हुई वो कहां पर मतलब यूज हो रही, किस फॉर्म में यूज हो रही, तो आप बताएंगे जो एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो रही है वो उसमें से कुछ एनर्जी इनके काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी और कुछ एनर्जी गामा रेस के फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में निकलेगी। लिखा है कि नहीं लाइक पॉइंट कि जो एनर्जी रिलीज होगी वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्रेगमेंट यानी फ्रेगमेंट के काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होगी और कुछ एनर्जी गामा रेस के फॉर्म में रिलीज होगी। अरे बोलो भाई इतनी समझ में आए? और ये भी मैंने लास्ट लिखा है कि इसमें एक एटम में कितनी एनर्जी रिलीज होती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन। और यही न्यूक्लियर फ्यूजन ही किसमें यूज होता है? न्यूक्लियर बम बनाने में और न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है ना? न्यूक्लियर बम आप जानते ही हैं, है ना, एक्सप्लोड करना है जहां पे एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए। न्यूक्लियर रिएक्टर भी उसी तरीके से प्रोसेस होता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर में बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं मिलती, जितनी एनर्जी आपको चाहिए डिजायर्ड एनर्जी आपको मिलती है न्यूक्लियर रिएक्टर, है ना? तो वो दोनों जो न्यूक्लियर बम और न्यूक्लियर रिएक्टर है वो दोनों जो होते हैं वो किससे होते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन से। आ रही बात समझ में? तो अब जैसे जो न्यूक्लियर बम होगा क्या उसमें सिर्फ 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलेगी? नहीं, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो बहुत कम। एक यूरेनियम का अगर हम लोग फ्यूजन करा रहे हैं तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलती है। लेकिन एक्चुअल में होता क्या? जो ये न्यूक्लियर फ्यूजन वाली रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, ये एक्चुअल में चेन रिएक्शन होती है, ये रुकती नहीं चलती, है ना? क्या होगा जब एक यूरेनियम का, यानी हम किसी में यूरेनियम बहुत सारे रखे हुए हैं तो एक न्यूट्रॉन का सम दे रहे हैं, मैंने यूरेनियम का बहुत बड़ा मेटल वो लाया, कंपाउंड लाया यूरेनियम का, उसमें एक न्यूट्रॉन मैंने दे दिया। अब उस न्यूट्रॉन के देने की वजह से क्या होगा? ये दो छोटे छोटे फ्रेगमेंट में ब्रेक होगा अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, और 3 न्यूट्रॉन भी ब्रेक होगा और बहुत ज्यादा एनर्जी भी मिलेगी। अब वो एनर्जी इसको मूव कराएगी। अब ये जो न्यूट्रॉन है, ये जो न्यूट्रॉन 3 मिले, हमने तो वो यूरेनियम बहुत ज्यादा लिया हुआ था ना, तो वो जो 3 न्यूट्रॉन मिले वो फिर से जो यहाँ पर और 3 यूरेनियम होंगे उनको फिर से क्या करा देगा? फ्यूजन करा देगा। उससे फिर कितने मिल जाएंगे? हर से 3 न्यूट्रॉन मिलेंगे, 9 न्यूट्रॉन मिलेंगे। अब वो 9 न्यूट्रॉन फिर से उसमें जितने यूरेनियम होंगे 9 यूरेनियम को फिर से फ्यूजन कराएगा, फिर कितने मिल जाएंगे? 27, फिर कितने मिल जाएंगे? 81। ऐसे बढ़ता चला जाएगा और हर एक एटम, एक यूरेनियम के एटम में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन। तो वो उसी रेशियो में एनर्जी भी क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। अरे बोलो भाई कुछ फील हो रहा है? वो एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, और हम अगर उसको रोकेंगे नहीं तो एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाएगा, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर बम। समझ में आ रही बात? न्यूक्लियर बम में क्या होता है? यूरेनियम को आप लेकर आइए, उसमें बस एक न्यूट्रॉन दे दीजिए, है ना, एक न्यूट्रॉन को इंटरेक्शन करा दीजिए यूरेनियम के साथ। अब वो न्यूट्रॉन जो एक यूरेनियम का हमने करा उससे 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, है ना? उससे कितने न्यूट्रॉन निकलेंगे? 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। तो उसको मैं आगे आपको उसी को पढ़ना है।
तो हेडिंग लिखे न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। जो चेन रिएक्शन है वो फ्यूजन के ही ऊपर, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे न्यूक्लियर चेन रिएक्शन का, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। समझिएगा, जो अभी मैं समझा रहा था वही न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है। जैसे यही रिएक्शन उसमें भी यूज होगी, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन में एक यूरेनियम को मैंने न्यूट्रॉन से इंटरेक्शन करा दिया। इसके इंटरेक्शन कराने के बाद आपको दो, एक बेरियम मिला, एक क्रिप्टॉन मिला और 3 न्यूट्रॉन मिले। अब उसमें 3 न्यूट्रॉन फिर से मिल गए, तो वो 3 न्यूट्रॉन, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक आपका यूरेनियम लिया, ये यूरेनियम मैंने लिया 235 है ना, 92 यूरेनियम 235। इसको मैंने क्या दे दिया, एक न्यूट्रॉन दे दिया, यहाँ से न्यूट्रॉन। इससे कितने न्यूट्रॉन निकल गए, 3 न्यूट्रॉन निकले, एक यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ। ऐसे आपको 3 न्यूट्रॉन मिलेंगे 3 न्यूट्रॉन। ये 3 न्यूट्रॉन फिर से क्या करेंगे, यूरेनियम 235 92 3 यूरेनियम को पकड़ेंगे और उनसे क्या कर जाएंगे, रिएक्शन कर जाएंगे, फ्यूजन कर देंगे उसका। बोलो मेरे भाई, इसका क्या करेंगे, फ्यूजन करेंगे। फिर से फ्यूजन करेंगे, फिर एक यूरेनियम से कितने न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, यहां से फिर से 3 न्यूट्रॉन। बोलो मेरे भाई, यहां से भी 3 न्यूट्रॉन, ठीक। अब ये 3 न्यूट्रॉन जो निकले, फिर से ये 3 यूरेनियम से इंटरेक्ट करेंगे, तो फिर से 3 न्यूट्रॉन और निकलेंगे। तो अभी ये 9 निकले, आगे 27 निकलेंगे और हर में इसमें 200 निकलेगी एनर्जी, फिर यहाँ पर 200 200 200 600 निकलेगी, फिर आगे भी ऐसे बढ़ती चली जाएगी एनर्जी, और एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। और अगर हम इसको, इस रिएक्शन को अगर कंट्रोल नहीं करें, अगर इसको हमने रोका नहीं, तो ये कौन सा शक्ल ले लेगा, एटम बम की शक्ल, एटम बम बन जाएगा और ये पूरा एक्सप्लोड हो जाएगा, पूरा बम मार देगा। समझ में आ गई बात, न्यूक्लियर बम कैसे बनता है। और अगर हम इस रिएक्शन को कंट्रोल कर लिए, इस रिएक्शन को रोक लिए, तब उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, जिसमें, उसमें भी न्यूक्लियर फिजन ही होती है, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन ही होती है, लेकिन उसमें हम कंट्रोल चेन रिएक्शन करते हैं, यानी जितनी एनर्जी आपको चाहिए उतना, उसको बोलेंगे हम लोग न्यूक्लियर चेन रिएक्टर, फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर। और जिसमें हम एनर्जी को रोकेंगे नहीं, एनर्जी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर बम। तो आपको कंट्रोल वाला पढ़ना है, यानी न्यूक्लियर रिएक्टर वाला पढ़ना, वो अभी मैं समझा दूंगा, वैसे समझ भी चुके हैं। ये न्यूक्लियर चेन रिएक्शन समझ आया क्या है, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन समझ आया ना, वो एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। तो सबसे पहले बस ये रिएक्शन लिखेंगे ऊपर का, लिखिए टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। 2 तरीके की न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होते हैं। एक होता है कंट्रोल, कंट्रोल चेन रिएक्शन, आपको नाम से ही समझ में आना चाहिए। एक वो कंट्रोल चेन रिएक्शन और दूसरा क्या होगा, अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। 2 तरीके की चेन रिएक्शन के बारे में आपको पढ़ना है मेरे भाई। एक आपको पढ़ना है कंट्रोल चेन रिएक्शन और एक आपको क्या पढ़ना, अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। आप देखिए दोनों बिल्कुल इजी, आप जान चुके हैं, सब कुछ बस लिखना है ना। क्या है, अगर हम यहाँ से यूरेनियम को इंटरेक्शन करा रहे हैं न्यूट्रॉन के साथ, तो यहाँ न्यूट्रॉन बढ़ेगा, न्यूट्रॉन बढ़ेगा तो यूरेनियम का इंटरेक्शन बढ़ेगा, एनर्जी का एमिशन जो वो बढ़ता चला जाएगा। अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये बढ़ता चला जाएगा बढ़ता चला जाएगा बढ़ता चला जाएगा, और अगर बहुत ज्यादा यूरेनियम है तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी और वो क्या बन जाएगा, अनकंट्रोल चेन रिएक्शन या न्यूक्लियर बम बन जाएगा। यानी जो न्यूक्लियर बम होगा वो कौन सी चेन रिएक्शन हो, अनकंट्रोल चेन रिएक्शन हो। बोलो भाई बात समझ आई। लेकिन अगर हम लोग जैसे कि न्यूट्रॉन हुआ तो 3 न्यूट्रॉन बने, अब 3 न्यूट्रॉन बने, इसमें से मैं 2 न्यूट्रॉन को हटा, मतलब किसी तरीके से उसको पकड़ना, आगे ना जाने दो, उसको एब्सॉर्ब करा लो।
है ना, दो तो बस एक ही न्यूट्रॉन जाएगा, तो जब एक न्यूट्रॉन जाएगा तो बस एक ही बात में एनर्जी मिली 200। फिर इसमें से जो दो निकला उसको मैं पकड़ लूं, यानी जब ये दो पकड़ लेके ये रिएक्शन नहीं होगी, तो रिएक्शन जो अब एनर्जी जो मिल रही है वो कंट्रोल मैनर में मिल रही है, यानी जितनी हमको चाहिए 200 चाहिए तो 200 ही मिल रही है, एनर्जी बढ़ नहीं रही है। आ रही बात समझे? अगर आप किसी तरीके से किसी भी मैनर में, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे किससे करते हैं, वो कंट्रोल रॉड से करते हैं। हम क्या करेंगे, दो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेंगे, अगर दो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेंगे तो एक ही न्यूट्रॉन बचेगा, वो एक न्यूट्रॉन इसको करेंगे, फिर इसमें से 3 बचे तो दो न्यूट्रॉन जो मिले उसको हम लोग क्या करें, एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो एक ही न्यूट्रॉन मिलेगा तो एक ही फ्यूजन होगा, और जब एक ही फ्यूजन होगा तो क्या होगा, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलेगी। अरे बोलो भाई, बात समझ में आई है ना? तो इस तरीके की चेन रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, कंट्रोल चेन रिएक्शन। और जो कंट्रोल चेन रिएक्शन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर, यानी जो कंट्रोल चेन रिएक्शन होता है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है। समझ में आ गई बात? जो कंट्रोल चेन रिएक्शन होगा वो न्यूक्लियर रिएक्टर में होगा। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, जिसमें हम लोग न्यूक्लियर फिशन कराते हैं या न्यूक्लियर चेन रिएक्शन कराते हैं, है ना? कौन सा न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, कंट्रोल न्यूक्लियर चेन। उसमें कुछ एपरेटस लगे रहते हैं जो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ताकि वो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन ना हो, और फिर जो उसमें से एनर्जी मिलेगी वो एनर्जी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी या कहीं भी जहां हमको यूज चाहिए वो हम लोग यूज करें न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए, है ना? इंडिया में बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्टर, है ना? आई बात समझ? न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता समझ में आया, और न्यूक्लियर बम क्या होता समझ में आया, है ना? ठीक है, तो लिखेंगे इसमें पहला लिखेंगे कंट्रोल चेन रिएक्शन, पहला लिखेंगे कंट्रोल चेन रिएक्शन को मैं आपको लिखूंगा, फर्स्ट लिखेंगे कंट्रोल चेन रिएक्शन। अरे बोलो भाई, समझ में आया? ये टाइप न्यूक्लियर चेन रिएक्शन का होता है, इसके दो टाइप, कंट्रोल और अनकंट्रोल। समझ में आए? तो देखिए अनकंट्रोल वाली तो आपको नहीं पढ़नी, लेकिन ये समझ में आ गया कि अनकंट्रोल वाला न्यूक्लियर बम में यूज होता है, लेकिन कंट्रोल वाला कहां पर यूज होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में, तो वो आपको पढ़ना है। हेडिंग लिखेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर, बहुत सारे साइट पे दिया हुआ है, न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं है सिलेबस में, लेकिन इजी है, सब कुछ आप पढ़ ही लिए, क्यों छोड़ना, उसमें जो भी प्रोसेस है सब आप जान चुके, है ना? तो उसको छोड़ेंगे नहीं, आप लोग लिखेंगे हेडिंग न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर देखिए क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर एक डिवाइस होती है जो किस पे काम करती है, न्यूक्लियर फ्यूजन पे, और न्यूक्लियर फ्यूजन पे भी किस पे, कंट्रोल चेन रिएक्शन। समझ में आ रही बात? न्यूक्लियर रिएक्टर एक डिवाइस है जो कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन वाले रिएक्शन पे काम करती है, जिसमें हमको एक कंट्रोल मैनर में क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी हम लोग यूजफुल पर्पस में यूज करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में ज्यादातर। समझ में आई न्यूक्लियर चेन रिएक्टर क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें कंट्रोल चेन रिएक्शन का यूज करके हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और वो एनर्जी हमको जहां पर यूज होगी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पे को जनरेट करने में, वहां पर हम लोग इसका यूज करते हैं। समझ में आया न्यूक्लियर चेन रिएक्शन का? अब इसमें 4 डिवाइस लगी होती है। सबसे पहला तो फ्यूल, है ना? सबसे पहला जो इसमें हम लोग यूज करना है वो यूज करना है फ्यूल। फ्यूल क्या होता है ना? अभी कुछ लिखना नहीं। फ्यूल क्या होता है, जो न्यूक्लियस, है ना, जिसका हमको न्यूट्रॉन से इंटरेक्शन कराना है, यानी जिसका हमको इंटरेक्शन कराना, जो हम कंपाउंड लेके आएंगे, जो एलिमेंट हम लोग लेके आएंगे, जिसका हमको रिएक्शन कराएंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्यूल ऑफ द न्यूक्लियर। जैसे कार को चलाना, बाइक को चलाना, उसमें फ्यूल क्या होता है, पेट्रोल होता है ना? पेट्रोल अल्कोहल ही होता है ना? अल्कोहल नहीं होता, पेट्रोल में अल्कोहल। अच्छा, तो वो पेट्रोल होता है, डीजल होता है, वो फ्यूल होता है। तो इसे न्यूक्लियर रिएक्शन को चलाने के लिए क्या चाहिए, यूरेनियम हमको चाहिए या पीयू चाहिए। पीयू को क्या बोलते हैं, प्लूटोनियम ना, ये ना प्लूटोनियम, यूरेनियम 92 प्लूटोनियम, इसका भी न्यूक्लियर फ्यूजन कराता है, ये भी यूज होता है न्यूक्लियर। यूरेनियम भी यूज होता है, इसका भी रिएक्शन होता है, यही हम लोग ज्यादातर पढ़ते हैं, लेकिन ये भी यूज होता है, प्लूटोनियम भी यूज होता है ना? तो ये दोनों फ्यूल होंगे, इन दोनों को फ्यूल बोलेंगे। यूरेनियम 235 है ना, और क्या प्लूटोनियम का कितना मास नंबर, इसका 235 है यूरेनियम का, और प्लूटोनियम का दिया हुआ 244,
है ना, प्लूटोनियम का 244। ठीक, तो ये सब क्या किस काम में यूज किए जाते हैं? लेकिन यूरेनियम का 238 भी होता है, 230 उसका आइसोटोप एक होता है जो इसमें यूज किया जाता है, यूरेनियम 235, है ना। तो ये सब चीजें हैं जो मतलब फ्यूल किसको कहेंगे समझ में आएगा, जिसको हम लोग उसमें यूज करेंगे। उसके बाद एक दूसरी डिवाइस में लगी रहती है मॉडरेटर। देखिए मॉडरेटर का काम क्या होता है समझिएगा। अब इसमें हमको रिएक्शन कराना है, हमको इसमें रिएक्शन कराना है ना, तभी तो चेन रिएक्शन बनेगी, तभी तो रिएक्शन आगे बढ़ेगी। मतलब हमको ये जो एनर्जी निकली ना, एक हमने न्यूट्रॉन दिया, उससे 3 न्यूट्रॉन निकले, और 3 न्यूट्रॉन के साथ साथ और क्या निकला? एनर्जी निकली। वो एनर्जी करती क्या है? न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में होता काम, तो न्यूट्रॉन को बहुत ज्यादा एनर्जी दे देगी, तो न्यूट्रॉन भाग जाएगा, तो आगे यूरेनियम खड़ा रहेगा, उसको भाग करके आगे निकल जाएगा। लेकिन हमको तो यूरेनियम के साथ क्या कराना है? रिएक्शन कराना है ना। समझ में आ रही बात? तो यूरेनियम जो न्यूट्रॉन 3 निकले, तीनों से नहीं कराना, क्योंकि तीनों से अगर कराएंगे तो न्यूक्लियर बम बन जाएगा। उसमें से किसी एक का हमको रिएक्शन कराना है। तो उस न्यूट्रॉन को पकड़ने के लिए, उस न्यूट्रॉन को पकड़ने के लिए, है ना, न्यूट्रॉन को पकड़ने के लिए क्या यूज किया जाता है? मॉडरेटर। मॉडरेटर क्या करता है? उस न्यूट्रॉन को कंट्रोल करता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी को स्लो करता है, तो स्लो डाउन द न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को स्लो करने के लिए, ताकि वो यूरेनियम से क्या हो? इंटरेक्ट करे, रिएक्शन करे, तो आगे फिर से समझ में आई बात? समझ में आया मॉडरेटर का काम कर। एक और इसमें डिवाइस लगी रहती है जिसका नाम होता है कंट्रोल रॉड। कंट्रोल रॉड का काम क्या होता है ना? कंट्रोल रॉड क्या करेगा? रिएक्शन को कंट्रोल करेगा, है ना। यानी ये न्यूट्रॉन को क्या कर लेगा? अब्सॉर्ब कर लेगा। ये न्यूट्रॉन को अब्सॉर्ब कर लेगा ताकि रिएक्शन आगे ना हो, है ना। मान लीजिए रिएक्शन में तीनों रिएक्शन कर रहे हो, अगर तीनों न्यूट्रॉन कर रहे होंगे तो हमको उसको क्या करना होगा? 2 को पकड़ना होगा ना, तो उसके लिए क्या यूज कर रहे हैं? कंट्रोलर। या कहीं पर जाकर रिएक्शन को रोकना हो तो ये कंट्रोल रॉड क्या करेगा? वो जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन मिल रहे हैं उनको क्या करेगा? एब्सॉर्ब कर देगा, ताकि रिएक्शन क्या हो? कंट्रोल। अरे बोलो भाई, समझ में आई? अलग अलग कंपाउंड आता है, मॉडरेटर का भी कंपाउंड लिखा होगा, कंट्रोल रॉड का भी लिखा होगा, सबका अलग अलग आता है। और लास्ट में हम लोग यूज करेंगे कूलेंट। कूलेंट का काम क्या होता है? ये कूलेंट जो एनर्जी निकलेगी ना, उसको एब्सॉर्ब करेगा, एब्सॉर्ब करके उसको स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, और फिर कूलेंट लेकर जाकर जहां पर एनर्जी की जरूरत है, रिएक्टर से बाहर निकालकर जहां पर एनर्जी की जरूरत है वहां देगा। यानी कूलेंट का काम है एनर्जी को एब्सॉर्ब करके लेकर जाना, ट्रांसफर कराना जहां पर ये चाहिए। न्यूक्लियर रिएक्टर में बनी एनर्जी, अब यहां से कहीं और चाहिए, एनर्जी का यूज कहीं और करना है ना, तो ये कूलेंट क्या करेगा? वो न्यूक्लियर रिएक्टर से एनर्जी को लेगा, है ना, उसको स्टीम में कन्वर्ट करके, ठंडा करके स्टीम में कन्वर्ट करके कहां ले जाएगा? कहीं और लेकर जाकर जहां पर यूज इलेक्ट्रिसिटी इसमें कन्वर्ट करनी होगी वहां। ये चारों पार्ट का समझ में आया? तो न्यूक्लियर रिएक्टर में 4 पार्ट यूज होते हैं, जो मैंने चारों पार्ट आपको बताया। इसके बाद इसकी वर्किंग आपको समझ में आ रही है क्या है? पूरा इसी को वर्किंग में आप एक्सप्लेन कर देंगे कि न्यूक्लियर चेन रिएक्शन में जो यूरेनियम है या प्लूटोनियम है, उसको हम लोग एक न्यूट्रॉन के साथ इंटरेक्ट कराते हैं, है ना। वो इंटरेक्ट होगा तो उसमें बहुत सारे न्यूट्रॉन निकलेंगे, लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, तो आगे बढ़ेंगे तो मॉडरेटर क्या होंगे? उसको स्लो डाउन कर देंगे, है ना। फिर तो वो यूरेनियम के साथ रिएक्शन होगा। लेकिन अगर एनर्जी हमको एक लिमिटेड चाहिए, उसको कंट्रोल करना है एनर्जी को, तो कंट्रोल रॉड का यूज करके हम एनर्जी को क्या कर लेंगे? कंट्रोल कर लेंगे। और फिर जो एनर्जी मिलेगी उसको हम लोग को लेकर जाना है बाहर, तो उसको कूलेंट का यूज करेंगे। तो ये पूरा वर्किंग, तो इसमें कुछ नया नहीं था, इसीलिए मैंने आपको छुड़वाया नहीं। कई जगह आप देखेंगे ना कि न्यूक्लियर रिएक्टर सिलेबस में नहीं, कई जगह आपको लिखा होगा, लेकिन इसमें कुछ ऐसा था ही नहीं जो आप नहीं जानते। अगर मैंने न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ा दिया, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन पढ़ा दिया और कंट्रोल चेन रिएक्शन पढ़ा दिया, तो वही तीनों का मिक्सचर ही तो है इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर में। न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या हो रहा है? न्यूक्लियर फ्यूजन ही हो रहा है, और फ्यूजन में भी क्या हो रहा है? न्यूक्लियर चेन रिएक्शन हो रहा है, और न्यूक्लियर चेन रिएक्शन में भी कौन सी रिएक्शन? कंट्रोल चेन रिएक्शन। वही तो हो रहा है, वही लिखना है आपको, वही जानना है। तो ऐसा ना हो कि मैंने नहीं पढ़ा, एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आप छोड़, तो इसीलिए मैंने इसको पढ़ा। समझ में आई बात? समझ में आ गई? अब क्या करेंगे? लिखेंगे नहीं, घर से लिख के लाएंगे, ठीक है। इसको घर से लिख के लाएंगे, 1.5 पेज छोड़ देंगे, पूरा पेज छोड़ देंगे।
ठीक, 1.5 पेज छोड़ देंगे, 1.5 पेज या 2 पेज छोड़ सकते हैं, 2 पेज भी छोड़ सकते हैं, 1.5 पेज या 2 पेज। ठीक, तो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन कुछ नया नहीं लिखेंगे ना, उसमें से देख के मैं मिलूंगा आप जो मैंने समझाया वही सारी चीजें वो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन में आपने। अब इसमें एक लास्ट टॉपिक लिखेंगे, तो फ्यूजन एक नहीं था। अब लास्ट में एक टॉपिक बची हुई है जिसका नाम है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो हेडिंग लिखेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन, हेडिंग लिखे न्यूक्लियर फ्यूजन। देखिए मैंने फ्यूल क्या बताया, कौन सा यूज हो रहा है, यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम का। मॉडरेटर के लिए हैवी वाटर यूज होता है, सब लिखा है वो आप लिख देंगे, है ना। मॉड हाँ D2O, हैवी वाटर मतलब D2O, मॉडरेटर जो यूज होता है कंट्रोल करने, सॉरी उसको स्लो डाउन करने के लिए, और कंट्रोल करने के लिए बोरॉन और कैडमियम यूज होता है ना, लिखा हुआ है इस पे, ये सब लिखा हुआ, आप वहां से लिख लेंगे और इसकी वर्किंग भी लिखेंगे, है ना। देखिए फ्यूजन मैंने आपको पहले ही समझा दिया, बाइंडिंग एनर्जी मैंने समझाया था, तो उसमें बताया था जो लाइटर न्यूक्लियाई थे, जो इधर जिनका मास नंबर बहुत कम था, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन भी क्या थी, बहुत कम, तो वो क्या थे, अनस्टेबल थे, है ना। स्टेबल कब होंगे, जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ेगी। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, जो दो लाइटर न्यूक्लियाई होते हैं वो कंबाइंड होते हैं, है ना, कंबाइंड हो के अपना मास नंबर क्या होते हैं, बढ़ाते हैं, ताकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या हो जाए, बढ़ जाए। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ेगी तो उनकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। देखिए दो रिएक्शन मैंने यहां पे एक रिएक्शन लिखी, ये क्या है, ये क्या है ना, ड्यूट्रॉन है या ड्यूटेरियम बोल सकते हैं, ये ड्यूटेरियम है, ये भी ड्यूटेरियम है, हाइड्रोजन नहीं है, ड्यूटेरियम। दो ड्यूटेरियम मिलकर एक ट्राइटियम बन रहे हैं और एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है। तो यहां पर देखिए मास नंबर बढ़ा, इसका मास नंबर बढ़ा है, थोड़ा ही सा बढ़ा है। अब उसमें देखें कि स्टार्टिंग में बहुत तेजी से बढ़ रहा था बाइंडिंग एनर्जी पर, है ना। तो यहां पर ये बढ़ा, तो इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इसकी बढ़ेगी, बढ़ेगी तो ये इसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए जब दो लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइंड होकर एक हेवियर न्यूक्लियाई बनाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर। समझ में आ गई बात। और इसमें 4 मेगा इलेक्ट्रॉन, इसमें भी जो मास ऑफ द रिएक्टेंट होता है वो मास ऑफ प्रोडक्ट से क्या होता है, ज्यादा होता है। यानी जब रिएक्शन होगा तो मास कम हो जाएगा, तो जो मास डिसअपीयर हुआ वो कहां गया, एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हुआ, यहां पर एनर्जी के फॉर्म में रिलीज। यानी न्यूक्लियर फ्यूजन में भी एनर्जी रिलीज होती है और न्यूक्लियर फिजन में भी एनर्जी रिलीज होती है। दोनों में जो मास ऑफ द रिएक्टेंट होगा वो ज्यादा होगा, मास ऑफ द प्रोडक्ट जो होगा वो कम होगा। तो मास का लॉस हो रहा है, इसलिए रिएक्शन जो होगी, एनर्जी रिलीज होगी और रिएक्शन होगी। अगर एनर्जी निगेटिव में आ जाएगी तो रिएक्शन नहीं होगा, अगर एनर्जी नहीं तब तो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। समझ में आ गई बात, समझ में आया न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है। और इसमें एक और रिएक्शन है, वो मैं लिख दे रहा हूं, ये कौन से दो एलिमेंट लिखे हैं, कौन से दो न्यूक्लियाई, ये क्या है बताइए, क्या है, ट्राइटियम, ये ड्यूटेरियम। यहां पर मिलके बना एक हीलियम। अब बताइए यहां क्या बने, ऐसे मत सोचिए, बताइए एटॉमिक नंबर कितना होगा, जो यहां बनेगा उसका एटॉमिक नंबर 0 होगा, क्योंकि ये टू बैलेंस हो गया। और मास नंबर कितना होता है, 1। ये किसका होता है, न्यूट्रॉन का होता है। और यहाँ पर अप्रॉक्स 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी।
समझ में आ गया? एक और इसमें भी क्या मास नंबर बढ़ा, यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ेगी, यानी स्टेबिलिटी क्या होगी? समझ में आया न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? और इस न्यूक्लियर फ्यूजन में भी हम लोग एनर्जी जो रिलीज होगी वही एनर्जी जो रिलीज है उसका फॉर्मूला क्या होगा? भाई मास डिफेक्ट इनटू सीकेंट स्क्वायर, या मास डिफेक्ट हम लोग निकालेंगे इनटू 931 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें आ जाएगा? और मास डिफेक्ट इसमें क्या होगा? मास ऑफ द प्रोडक्ट माइनस मास ऑफ द मास ऑफ द रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मास कम। आगे बात समझ में? और इसमें जो एनर्जी रिलीज हो रही है ना वो अप्रॉक्स 21 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रॉक्स, यानी अगर एवरेज एनर्जी देखी गई तो अप्रॉक्स मैंने एक में 4 निकली, एक में 76, यहाँ 2 रिएक्शन का और भी रिएक्शन होगी, यानी अप्रॉक्स देखी गई ज्यादातर रिएक्शन में जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है उसमें 21 मेगा, और न्यूक्लियर फ्यूजन में कितनी एनर्जी रिलीज होगी? 200। न्यूक्लियर फ्यूजन में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलेगी, यानी कि जो एनर्जी रिलीज, अगर आपसे पूछा जाए कि किस प्रोसेस में एनर्जी ज्यादा रिलीज होती तो आप बोलेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन में। न्यूक्लियर फ्यूजन में एनर्जी कम है, लेकिन स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड होती है? एनर्जी पर न्यूक्लियन। हम एनर्जी यहाँ पर देखते हैं, अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फ्यूजन में अगर हम देखेंगे, फ्यूजन में, अरे ये फ्यूजन जब पहले फ्यूजन देखे, अगर फ्यूजन में हम लोग देखेंगे है ना, फ्यूजन में बाइंडिंग एनर्जी या एनर्जी रिलीज पर न्यूक्लियन है ना, अगर हम लोग निकालें एनर्जी रिलीज पर न्यूक्लियन तो ये कितना है? 200, और न्यूक्लियन कितने थे उसके? 2 कितने थे? 235 थे ना, तो ये अप्रॉक्स आएगा 0.8 के आसपास आएगा। अरे यहाँ पर अगर हम लोग एनर्जी निकालेंगे 0.85 के आसपास आता है ना, तो 0.85 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कितनी एनर्जी आएगी अप्रॉक्स, है ना? और अगर हम लोग फ्यूजन में एनर्जी निकालें, फ्यूजन में अगर हम लोग एनर्जी रिलीज पर न्यूक्लियन निकालें, बताइए कितना आएगा एनर्जी रिलीज पर न्यूक्लियन? ये 21 है ना, और ये 2 के अप्रॉक्स लेंगे, 2 के अप्रॉक्स लेंगे तो ये आपका 10.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आया, यानी 10 के आसपास आया। इसमें ज्यादातर जो मास नंबर 2 ही है, सॉरी मास नंबर कितना है? 5 होगा ना, 5 या 4 है ना, 4 ले लीजिए, चलिए किसी कोई भी एक ले लीजिए, मान लीजिए 4 ले लीजिए या 5, चलिए 4 ले लीजिए, 4 ले रहा हूं तो ये 5 में के आसपास आएगा अप्रॉक्स, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आएगा। तो आपसे ये पूछेगा कि एनर्जी रिलीज पर न्यूक्लियन वो किस में ज्यादा है? फ्यूजन। लेकिन एनर्जी रिलीज किस में ज्यादा है? फ्यूजन। एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो फ्यूजन में ज्यादा है 200 मेगा, लेकिन एनर्जी रिलीज पर न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियन की वजह से कितनी एनर्जी सबसे ज्यादा हो रही है? वो फ्यूजन में, क्योंकि फ्यूजन में मास नंबर कम होते, न्यूक्लियन कम होता, और फ्यूजन वाले में बहुत हैवी न्यूक्लियन होते, मास नंबर ज्यादा। इतना समझ में आया? फ्यूजन आप सब लोग समझ में आया क्या है फ्यूजन? बस फ्यूजन में इतना ही है, तो इसमें लिखेंगे रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन। नेक्स्ट लिखेंगे रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन, रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन, मतलब पॉइंट में वो अगला पॉइंट, रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन। रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना? अब देखिए एक्चुअल में होता क्या है, जो हम लोग हाइड्रोजन या ट्राइटियम ड्यूटेरियम या ड्यूटेरियम को एक पास लेकर आ रहे हैं फ्यूजन कराने के लिए, तो उसमें रिपल्सिव फोर्स भी होता है, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम एक जैसे है ना। हाइड्रोजन अगर क्लोरीन लाएंगे तब तो दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, हाइड्रोजन को लाएंगे तो रिपल्सन होगा कि नहीं होगा? तो ये बहुत आसान नहीं होता फ्यूजन कराना। तो इसलिए जो कंडीशन होगी उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा? टेम्परेचर को बढ़ाना।
टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, अभी केटीजी में पढ़ेंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से उस गैस मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलेगी। एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी, उसकी वजह से दोनों एक दूसरे के पास में है। अरे टेम्परेचर बढ़ाने से हम दोनों को एक पास लेकर आएंगे ताकि फ्यूजन, तो जो फ्यूजन होता है वो हायर टेम्परेचर पे होता है, लो टेम्परेचर पे नहीं। अब दोनों को कोलाइड कराने के लिए, दोनों को कोलिजन कराने के लिए हम लोग प्रेशर भी बढ़ाते हैं। इधर से प्रेशर देंगे, इधर से, तब तो दोनों पास में आएंगे। समझ में आई बात? क्योंकि दोनों एक जैसे है ना, तो दोनों का मिलाना, अब कोई दो लोग अगर बराबरी पे है ना, तो जलन होती है कि नहीं, कि मुझसे कैसे मतलब बराबर पे है, जलन होती है ना। जैसे क्या होता है कि एक आदमी को कमाना अमीर, एक आदमी दूसरा भी घर बना लिया बगैर में, तो फिर जलन होने लगती, कैसे मुझसे अच्छा बना लिया या कैसे मुझसे बराबर है ना? क्या? हाँ, सच बोलते हैं, वो ह्यूमन के अंदर नेचुरली, हर आदमी के अंदर, है ना। सब लोग सोचता है कि मेहनत कोई नहीं करना चाहता, लेकिन सब लोग सोचता है कि हम बड़े हैं, हम सबसे ज्यादा हैं। अरे भाई, ज्यादा बड़ा होने से कोई मना थोड़ी नहीं किया, अल्लाह ताला भी बोलेंगे बड़ा बनिए, पैसा कमाइए को, लेकिन मेहनत करिए। उन्होंने बोला मेहनत करिए, ईमानदारी से करिए, है ना। तो वही चीज है, जब दो लोग एक पास में रहेंगे तो वो एक दूसरे से आना नहीं चाहेंगे, तो उन दोनों लोग को मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा? प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, ताकि दोनों लोग एक दूसरे के पास। समझ में आ रही बात? तो लिखेंगे रिक्वायर्ड कंडीशन में, पहली कंडीशन लिखेंगे हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे होता है ये, और दूसरा हाई प्रेशर। तो पहले हाई टेम्परेचर के अंदर लिखेंगे और फिर हाई प्रेशर लिखेंगे। पहला लिखेंगे हाई टेम्परेचर, देखिए पहला इलस्ट्रेशन नंबर 1 है ना। बस आप क्वेश्चन पढ़िए, मैं समझा दे रहा हूं आपको। दिया हुआ था मास डिफेक्ट इन अ न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना। क्या दिया हुआ? क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 3 है ना, इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, 1 और 2 में करा चुका हूं ना। दिया हुआ था मास डिफेक्ट इन अ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इज 0.05%, व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज विल बी लिबरेटेड इन 1 kg ऑफ द फ्यूजन ऑफ रिएक्शन। यानी जो मास दिया हुआ आपको, मास दिया हुआ कितना दिया हुआ? 1 kg दिया हुआ, तो जो मास डिफेक्ट हो रहा है वो कितना हो रहा है? 0.05% हो रहा है। तो इसका हम लोग, जो इसका 1 kg है, इसका 0.05% लॉस हो रहा है 1 kg का। तो 1 kg का हम लोग 0.05% निकालेंगे ऑफ 1 kg, कितना हो जाएगा? 0.05 अपॉन 100% का मतलब ये 1, कितना हो जाएगा? 5 into 10 की पावर -4 kg हुआ। दो ये मास डिफेक्ट आ गया, 5 into 10 की पावर -4। अब बोला इतने मास डिफेक्ट की वजह से एनर्जी रिलीज, यही पूछा है ना। एनर्जी रिलीज का मैंने फॉर्मूला आपको बताया मेरे भाई, डेल्टा m इंटू 931 की सी स्क्वायर, क्यों सी स्क्वायर? केजी में। बहुत बढ़िया, यानी कि यहाँ पर मास केजी में है तो इसलिए सी स्क्वायर से, एमयू में रहता तो 931 से, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाता। डेल्टा m की वैल्यू 5 into 10 की पावर -4, c की वैल्यू रखेंगे 3 into 10 की पावर 8 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 5 into 10 की पावर -4, ये हो जाएगा 9 into 10 की पावर 16, 9 5 जा 45 into 10 की पावर -12, यानी ये हो जाएगा 4.5 into 10 की पावर -11 जूल। कितनी एनर्जी? अच्छा, प्लस आगे बात सुन। अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना होगा तो क्या करना होगा? अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी को करना होगा तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा 4.5 into 10 की पावर, ये 13 होगा, 10 की पावर 13 अपॉन 1.6 into 10 की पावर -19 से डिवाइड करेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो देखिए कितना आ जाएगा? 16 से 45 को कैंसिल करिए, 16 2 जा कितना आ जाएगा? 32, फिर इसके बाद बचा 13, तो कितने टाइम जाएगा? 16 8 जाना, 16 8 जा 128 होता है, तो 2.8 के आसपास आ गया, यानी 2.81 और ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? कितना जाएगा ऊपर? जाएगा 19 और 13 कितना मिलके हो जाएगा? हाँ,
into 10 पावर 32 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। समझ में आ रही बात? अब इसमें आपको किलोवाट आवर में मान लीजिए दिया हो, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लीजिए जूल में ना दिया हो ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया तो क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे। अब मान लीजिए किलोवाट आवर में दिया हो, किलोवाट आवर, तो पहले किलो में करने के लिए 10 की पावर 3 से हटाएंगे, है ना, 10 की पावर 3 से किलोवाट आवर में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे, इनटू 10 की पावर 32 किलोवाट आवर में कन्वर्ट करने के लिए। अच्छा ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गया ना, तो इसी में रहने दीजिए, किलोवाट में जूल से करता होता तब बता रहे हैं, है ना, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कुछ ज्यादा ही हो गया, रहने दीजिए, उसी में जूल में ही कैलकुलेट कर लीजिए, इतना करने की जरूरत नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। ठीक, अरे बोलो भाई समझ में आया ये वाला क्वेश्चन, सबको समझ में आया ना, बहुत इजी था, डेल्टा एम निकाल के सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना। इलस्ट्रेशन नंबर 4 पढ़िए। Now, what is the energy released by fission of 1 gram of uranium with बहुत ही गजब क्वेश्चन, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन, गजब का क्वेश्चन। क्या दिया हुआ, कितने का निकालना है, 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम 235, क्या निकालना है, इसके फिशन में क्या होना चाहिए, एनर्जी। मैंने लिखाया आपको बताया है, एक एटम अगर यूरेनियम का फिशन हो रहा तो कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, 200, लेकिन यहाँ एक एटम न लिख के क्या लिख दिया, अब आ गई केमिस्ट्री, तो अब हमको बताना पड़ेगा कि 1 ग्राम में कितना एटम होता है, तो जितने एटम होंगे उसमें 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक एटम से 200 निकलता है। अब नंबर ऑफ एटम अगर हम लोग निकाले, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम, 1 ग्राम में कितने एटम होते हैं, तो नंबर ऑफ एटम क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, यही तो होता है। नंबर ऑफ एटम अगर निकालना है तो नंबर ऑफ मोल पता होना चाहिए, इनटू एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि एक मोल में एवोगैड्रो नंबर इतने एटम होते हैं 6.023 इनटू 10 की पावर 23, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, मास, गिवन मास अपॉन गिवन मास 1 ग्राम और मॉलिक्यूलर मास 235, बोलो भाई समझ में बात, गिवन मास जाओ 1 ग्राम और ये कितना हो जाएगा 235 इनटू एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई 6.022 इनटू 10 की पावर 23, ये आपका आ जाएगा नंबर ऑफ एटम्स। अब एनर्जी निकालना है, एनर्जी रिलीज, तो भैया एक एटम से कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 200, तो इतने एटम से कितनी होगी, 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6.022 इनटू 10 की पावर 23 अपॉन 235 इनटू 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे आपकी एनर्जी। बोलो भाई, इसको मैंने डिवाइड करके भी बताया, कितना आएगा, इससे डिवाइड करेंगे 0.85, वही बताया, फिर 0.85 का इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल इजी हो जाएगा ना, कर लीजिए। अच्छा ये मॉलिक्यूलर मास हमने रखा हुआ कौन सी यूनिट में रखा हुआ, ये सब आपने पढ़ा हुआ है क्या में, ये हमने कौन सी यूनिट में रखा, ये कौन सी यूनिट में रखा, ये 235 क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास कौन सी यूनिट में, mu में, लेकिन गिवन मास हमने किस में रखा, ग्राम में। ऐसा क्यों, नंबर ऑफ मोल हम लोग ऐसे निकालते, ऐसा क्यों, क्यों हमने जो गिवन मास रखा, वो जो गिवन मास रखा वो उसकी 1 ग्राम वाली सीजीएस यूनिट रखी, और हमने जो मॉलिक्यूलर मास रखा वो 235 रखा, ऐसा क्यों, दोनों का यूनिट तो सेम होना चाहिए ना। तो जब ठीक है मेजर कर सकते, लेकिन जब कैलकुलेशन करने की यूनिट सबकी सेम होनी चाहिए ना, नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालना है, हाँ क्या सकते हैं, ये आप लोग का होमवर्क है, कल सर की क्लास में पूछ, क्या बताएं, कल ये पूछ के फिर से मुझको कल क्लास में बताएंगे सर,
ठीक है। कल सर से पूछेंगे सर नंबर ऑफ मोल जो होता है वो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है, तो गिवन मास हम लोग ग्राम में रख रहे हैं और मॉलिक्यूलर मास हम लोग एमयू में रख रहे हैं, ऐसा क्यों? समझ में आई बात? क्यों हम लोग दोनों की सेम यूनिट नहीं रखें, इसको भी एमयू में इसको भी एमयू में, या इसको भी हम लोग ग्राम में इसको भी ग्राम में, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ऐड कर रहे हैं? एक कल पूछ के मुझको बताएं, ठीक है। ये होमवर्क ये आगे आंसर आया, आंसर आया, अरे बोलो भाई आ गया, कैसे आ गया, कितना आ गया? ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा? जो नंबर ऑफ 6.0 इसको डिवाइड करेंगे तो ये 6.022 इंटू 10 की पावर 23 को 0.85 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इंटू 10 की पावर 23 अप्रॉक्स आएगा, है ना, इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर इसको जूल में करना होगा तब क्या करना पड़ेगा? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल में करना होगा मल्टीप्लाई और फिर 10 की पावर 6 है ना, पहले मेगा है ना, पहले 4 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से फिर 10 की पावर 6 से, ठीक। तो ये आप आंसर इसमें क्लियर, समझ में आया? तब मुझको पूछ के जरूर से बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 5। देखिए क्या दिया, व्हाट इज द पावर आउटपुट ऑफ यूरेनियम 235 रिएक्टर इफ इट टेक्स 30 days टू यूज अप टू kg ऑफ फ्यूल इफ ईच फ्यूजन गेट्स 185 मेगा इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बस उसमें क्या आपको दिया, पावर को दिया। तो पावर क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में निकाले थे वैसे ही निकालना है, उसके बाद टाइम दिया हुआ कितना, 30 डेज, तो 30 डेज से मल्टीप्लाई कर देना, हाँ डिवाइड करना ना, एनर्जी पावर निकालना है तो एनर्जी अपॉन टाइम होता है, तो 30 डेज से डिवाइड कर देना। तो अब पहले देखिए यूरेनियम 235 है, तो मास कितना दिया होगा बताइए, जो गिवन मास दिया होगा कितना दिया होगा, 2 kg ना, तो नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे 2 kg में? नंबर ऑफ एटम अभी मैंने बताया, मास गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यूरेनियम का मास कितना है 235, और गिवन मास हमको किसमें रखना पड़ेगा भैया, ग्राम में। ये आप ध्यान देंगे भैया, पूछ के आएंगे बार बार, मैं कह रहा हूं क्यों इसको ग्राम में, क्यों इसको एमयू में, है ना, क्या ग्राम और नहीं, आप बताइए क्या होता है ग्राम, बताइए। नहीं तो क्यों होगी, वही तो मैं पूछना चाहता हूँ। 1 एमयू इक्वल टू, अरे मैं तो बताया था अभी कल यूनिट करना, 1 एमयू इक्वल टू 1 ग्राम का होता है 1.66 into 10 की पावर -27 kg वाले में होता है, तो 1.66 into 10 की पावर -24 ग्राम होगा, है ना, 1 एमयू के इक्वल, है ना, 1 ग्राम 1 एमयू के इक्वल थोड़ी ना। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसको ग्राम में रखा, अब नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया इसको ग्राम में 6.022 into 10 की पावर 23, यहाँ से नंबर ऑफ एटम निकल जाएगा सबका, इधर देखिए नंबर ऑफ एटम निकल जाएगा तो एनर्जी रिलीज निकल जाएगी, कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है एक एटम से, एक एटम से कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, एक एटम से यूरेनियम के एक एटम से कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 200 होती है। अगर कुछ नहीं दिया रहेगा तो हम 200 लेंगे, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है
185। तो ये जो एनर्जी आई है ना मेरे भाई, 2 into 10 की पावर 3 into 6.022 into 10 की पावर 23 अपॉन 235। ये जो एनर्जी थी इसमें कितने से मल्टीप्लाई, 185 मेगा इलेक्ट्रॉन। अगर ये नहीं दिया रहेगा तब किससे निकल गया, एनर्जी रिलीज निकल जाएगी। तो पावर पूछा, पावर कितना, तो ये जो एनर्जी रिलीज पड़ेगी उसको किससे डिवाइड करेंगे, टाइम से। टाइम कितना है 30 डेज, तो इसको सेकंड में करना होगा। तो 30 डेज इनटू पहले आवर में करेंगे, 30 दिन में 24 आवर। अब आवर को 60 मिनट, फिर सेकंड में कितना टाइम लगेगा, ठीक, जल्दी से निकाल के बताइए कितनी आई एनर्जी रिलीज। हाँ, ये एनर्जी रिलीज कितनी आई, मल्टीप्लाई करके बताइए। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 9.4 इंटू कितना है 26 इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया होगा, है ना। अब इसको जूल में कन्वर्ट करना है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, 9.4 इंटू 10 की पावर 26 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दीजिए -19 और फिर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कर देंगे 10 की पावर 6, तो जूल में हो जाएगा। 9.4 का 1.6 से मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा, ये आपका जाएगा 1.51 इंटू 10 की पावर कितना आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 9.4 का 1.6 से 1.5 होना है इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा, हाँ 15 14 ना 14 जूल, इतनी जूल एनर्जी आ गई। पहले जूल में कर, अब जो एनर्जी आई इसको यहां से डिवाइड कर लेंगे 1.51 इंटू 10 की पावर 14 जूल, है ना। तो ये पावर आपका वाट में आ जाएगा, ठीक। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 58.4 मेगावाट। 10 की पावर 6 आएगा इनटू मेगावाट, ठीक। इतना आंसर आएगा आपकी कैलकुलेशन बहुत थी इस क्वेश्चन में, है ना। 58.4 मेगावाट। डेसिमल की भी बात होगी तो आपको मास दिया रहेगा, क्योंकि जब बाइंडिंग एनर्जी निकाले तो मास डिफेक्ट निकालना। तो देखिए यहाँ पर मास डिफेक्ट निकालना न्यूक्लियस के लिए, तो मैं आपको बताया था कि मास डिफेक्ट का फॉर्मूला क्या होगा, Z इनटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस क्या होगा A माइनस Z इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये पहले इन दोनों का मास का ऐड करेंगे प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और इसमें से किसको माइनस करें, मास ऑफ द न्यूक्लियस या नाइट्रोजन के मास को माइनस कर देंगे। अब देखिए 7n14 है, तो एटॉमिक नंबर 7 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए 7 और मास ऑफ प्रोटॉन आपको दिया हुआ है 1.0078 MU में सब दिया हुआ। न्यूट्रॉन भी कितना होगा, न्यूट्रॉन कितना होगा 7 होगा। न्यूट्रॉन दोनों का डिफरेंस होता है 14 माइनस 7। अरे क्वेश्चन लिख रहा है कि नहीं, तो न्यूट्रॉन भी 7 होगा और 7 इंटू कितना हो जाएगा 1.00 कितना दिया हुआ 867, और नाइट्रोजन का भी मास दिया हुआ है 14.00307। अरे बोलो भाई, यहां तक समझ में आया सबको, यही है फॉर्मूला। अब देखिए यहां पर मैं क्या करता हूं, दो अलग अलग मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि 7 को मैं कॉमन ले ले रहा हूं और यहां पर इन दोनों को ऐड कर दे रहा हूं। तो 7 और 3 का ऐड करेंगे, लास्ट में 10 होगा, 1 कैरी, 8 और 6 14 1 15, 1 कैरी, 8 7 15 1 16, और एक यहां पर आएगा 1, यहां 0 बच जाएगा, यहां 2.01650 हो जाएगा। और इसमें से किसको माइनस करना 14.0030। अब 7 से यहां मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 0 को छोड़िए, 7 5 जा 35 3 आ जाएगा, 7 6 जा 42 और 3 45 4 आ जाएगा कैरी, 7 1 जा 7 4 11 है ना, 1 आ जाएगा कैरी, यहां भी 1, 7 2 जा 14.003007। देखिए भैया यहाँ पर क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास नाइट्रोजन के मास से ज्यादा है कि नहीं है, हुआ ना मास डिफेक्ट। अब यहाँ पर माइनस कर लेंगे, माइनस करना आता है ना, ये कितनी डिजिट है 4 डिजिट, और ये कितनी डिजिट है डेसिमल 5, 1 0 बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पर, है ना।
अब 0 में से 7 को माइनस करिए, पहले 0 में से 7 को माइनस करके 3, यहाँ पर 5 था तो 4 हो जाएगा, 4 में से यहाँ 0 था तो 4 बचेगा, ठीक। फिर यहाँ पर 5 में से 3 2, 1 में से 0, 1 में से 0 1 1 है ना, 14 में से 14 जाएगा, कितना AMU आ जाएगा मास डिफेक्ट 0.11243। बताइए सब्ट्रैक्शन सिखा रहा हूं, है ना, जो सीखा है आपने पहले थर्ड फोर्थ में वही तो है। अब इसके बाद ये आ गया तो एनर्जी निकालनी, बाइंडिंग एनर्जी एमयू में है 931 की सी स्क्वायर 931, तो यहां से हम लोग बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे, क्या हो जाएगा डेल्टा एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डेल्टा एम जो 0.11243 इंटू 931 से मल्टीप्लाई। अब ये मल्टीप्लाई तो आप कर ही सकते हैं, करके बताइए कितना एनर्जी है। देखिए यहाँ पर हम लोग मास डिफेक्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ द यूरेनियम, है ना, इसमें से किसको माइनस करेंगे, मास ऑफ द पैलेडियम, है ना, जो भी है ये, और मास ऑफ द हाइड्रोजन, इसको भी मास को माइनस करेंगे, या इन दोनों के मास को सम करके इसमें से माइनस। कितना दिया यूरेनियम का 238.0507 माइनस इन दोनों का मास कितना दिया हुआ है 237.05 और हाइड्रोजन का मास कितना दिया हुआ है, ये प्रोटॉन का ही मास होता है, हाइड्रोजन का मास प्रोटॉन के बीच में एक प्रोटॉन होता है। अच्छा देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इससे नहीं मल्टीप्लाई करना, ये क्वेश्चन अलग है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये वाला क्वेश्चन न्यूक्लियस का है, एक न्यूक्लियस को बनाने के लिए इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई करना, ये न्यूक्लियस का नहीं क्वेश्चन है, ये किसका है, फिजन का है, ये एक रिएक्शन का क्वेश्चन, और ये रिएक्शन का क्वेश्चन नहीं था, ये एक न्यूक्लियस का क्वेश्चन था कि न्यूक्लियस बनेगा, है ना, दोनों अलग अलग तरीका, दोनों में एक ही है बाइंडिंग एनर्जी निकालने, लेकिन दोनों अलग अलग थे। तो यहां देखिए आप सॉल्व करेंगे 238.05079 ऐड करिए कितना आ जाएगा 238.05904, है ना, माइनस कर दे रहे हैं, अब ये वैल्यू बड़ी है ना, 14 में से 9 माइनस होगा 5 बचेगा, 9 में से 7 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ 8 बच जाएगा, 8 में से 0 जाएगा 8, यानी यहाँ पर 0 0 माइनस, ये माइनस में आएगा माइनस 0.00825, मास डिफेक्ट माइनस में आया, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी भी किस में आ जाएगी, निगेटिव में आएगी, यानी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, यानी नॉट पॉसिबल, रिएक्शन नहीं। आगे बात समझ में, मास डिफेक्ट निगेटिव में आएगा तो आपको एनर्जी निकालने की जरूरत नहीं, जो Q आएगा वो क्या हो जाएगा निगेटिव। एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक, तो हमको क्या निकालना है, हमको बाइंडिंग एनर्जी निकालने से पहले हम मास डिफेक्ट निकाल ले रहे हैं। मास डिफेक्ट निकालने के लिए मास ऑफ प्रोडक्ट यानी क्या हो जाएगा 1H1, है ना, प्लस मास ऑफ 1H3, इन दोनों को मास को ऐड करके मास ऑफ ड्यूट्रॉन के मास को हम लोग क्या कर देंगे, 2 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई, दोनों ड्यूट्रॉन के मास को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहां से देखिए 1H1 का मास 1.007825 AMU, 1H3 का मास दिया हुआ 3.016049 माइनस 2 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ ड्यूट्रॉन दिया हुआ 2.014102, है ना, ये दिया हुआ, अब निकालना है आपको ये मास डिफेक्ट क्या है ना। तो मास डिफेक्ट देखिए निकालेंगे, पहले इन दोनों को ऐड कर ले रहे हैं, ऐड करेंगे, देखिए क्या सेम है, ये भी अच्छा है, 1 2 3 9 5 14 1 कैरी 4 2 6 1 7, यहाँ 8 हो जाएगा, 7 और 6 13 1 कैरी, ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 4 0 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 1 जा 2 2 0 और 2 2 जा 4।
अब इसमें से इसको क्या करना है मेरे भाई? माइनस। कौन बड़ा है? ये बड़ा है, ये बड़ा है। कैसे ये बड़ा? ये 3874 है, ये 8204 है ना, तो ये बड़ा है, इसमें से ये माइनस होगा, तो 4 में से 4 0, 20 यहाँ पर कितना है? 0 है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, ये 11 हो जाएगा, 11 में से फिर कितना जाएगा? 3, और ये कितना हो जाएगा? ये 7 होगा ना, 7 में से 3 माइनस होगा 0, 0.0 और माइनस में आ रहा है। मास डिफेक्ट माइनस में आया, तो जो Q वैल्यू एनर्जी वो भी किसमें आएगी? अब वो निकालने की जरूरत नहीं है, आ रही बात समझ में? वो निकालने की जरूरत नहीं, निगेटिव वैल्यू हम बता देंगे आपको, तो बस ये बताना है ना, कैलकुलेट करने के बोला है। अगर एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक बताना है तो बस इसी से बता सकते। निगेटिव आया तो क्या होगा? एंडोथर्मिक। अगर Q वैल्यू एनर्जी निगेटिव आई मतलब एनर्जी आपको देरी पड़ रही है। एनर्जी अगर निगेटिव आ रही है मतलब एनर्जी आपको देरी पड़ रिलीज नहीं हो रही। अगर एनर्जी पॉजिटिव आएगी तो मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है। तो यहाँ से Q वैल्यू निकाल लीजिए, कितना आएगा देखिए, -0.00433 इंटू 931, कितना आ गया बताइए जल्दी? 930 माइनस 4.031 इतना मेगा इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन कैसी होगी? एंडोथर्मिक। आई बात समझ में, क्योंकि निगेटिव आया, ठीक। अगर पॉजिटिव आएगा तो एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट करिए, सेकंड वाला हो गया, कार्बन वाला। देखिए सेकंड वाले में क्या दिया हुआ रिएक्शन में 6C12 प्लस 6C12 है ना, इससे क्या बन रहा है 10 नियॉन 20 प्लस 2 हीलियम, ये दिया हुआ। तो देखिए यहां से पहले हम डेल्टा एम निकाल रहे हैं, क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ 6C12, क्योंकि 2 है तो दोनों माइनस ऑफ मास ऑफ 10 नियॉन 20, यानी इन दोनों के मास को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। आ रही बात समझे? अच्छा यहाँ पर हम लोग एटॉमिक नंबर और मास नंबर से नहीं मल्टीप्लाई कर रहे, क्यों? क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो जो मल्टीप्लाई करते थे वो हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूक्लियस बनाने वाला मास है ना। ये न्यूक्लियर रिएक्शन है, चाहे फ्यूजन होगा चाहे फ्यूजन होगा। तो यहाँ से मास डिफेक्ट निकालेंगे 2 टाइम्स इसका दिया हुआ, कितना दिया बताइए जल्दी से? 612 दिया हुआ। अच्छा पूरा एग्जैक्ट 12, ठीक है, बहुत बढ़िया। और इसका कितना दिया? नियॉन का 19.992439 और हीलियम का नीचे एकदम से लास्ट लाइन पे क्वेश्चन के डायरेक्ट नहीं दिया हुआ। अच्छा इसमें नहीं दिया हुआ, कितना दिया? 4.00 आपने दिया था ना, हीलियम। अब देखिए यहाँ पर 12 टू का कितना आ जाएगा 24। इन दोनों को ऐड कर लीजिए पहले, है ना। ऐड करेंगे कितना हो जाएगा बताइएगा? इधर 39 हो जाएगा और 9924 में ऐड करेंगे 39 और 99.9 ये होगा। ऐड करेंगे 19, दोनों को ऐड करेंगे ना, ये माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, ऐड करेंगे। अब यहां से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 पॉइंट प्लस में आएगा, कितना आया? 5 पॉइंट, अलग कर दिए। देखिए माइनस करेंगे 0 है, 0 यहाँ 24.000000 होगा पूरा, तो 0 होगा तो एक कैरी लेंगे 10 होगा, 10 में यहाँ पर देखिए ऐड करेंगे 24 और 15 को ऐड करेंगे कितना होगा? 39 हो जाएगा और 99 को इसमें एडजस्ट करके और 39 करना
ठीक ना, सही। अब देखिए यहाँ से माइनस करेंगे, यहाँ पर 10 होगा, 10 में से 9 1, फिर 9 बचेगा, 9 में से 3 6, 9 में से 9 0, 9 में से 3 6, फिर 9 में से 9 0, 9 में से 9 0 पॉइंट, ये कितना बच जाएगा, ये 23 बचेगा, और 23 में से यहाँ से अगर माइनस करेंगे 19, यानी 23 में से 19 कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो 4.006006 m इतना mu है ना। अब Q वैल्यू निकालना, Q वैल्यू के लिए क्या निकालना होगा, डेल्टा m इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन। सर 123 होगा ना, 19 को लिखते हैं, 4 भी ऐड करेंगे ना, क्या 4 तो 19 लिखते हैं ना, अच्छा, तो ये दोनों ऐड होके कितना है, 19 और 4 23, यही आप भी कह रहे क्या, ये नहीं कर रहे। आप देखिए यहाँ से माइनस करेंगे तो ये बचेगा, अब सही है, यही आएगा मास डिफेक्ट। यहाँ से डेल्टा m की वैल्यू रखेंगे 0.006061 इंटू 931, मल्टीप्लाई करिए आ जाएगा, तो पॉजिटिव में ऐड निगेटिव में, तो कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सो, पॉजिटिव में एक्सो चल, निकाल लीजिए, जल्दी से निकाल बताइए, आंसर देखिए सही आ रहा है, 5.64 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, सेकंड वाला क्वेश्चन करेंगे। सेकंड वाला देखिए न्यूक्लियस के मास पे डिपेंड कर रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 2 जो है रिएक्शन का नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1 न्यूक्लियर रिएक्शन पे बेस्ड था, क्वेश्चन नंबर 2 में बाइंडिंग एनर्जी निकालनी, जब रिएक्शन होता तब Q वैल्यू निकालनी, ये बाइंडिंग एनर्जी नहीं है, वो एनर्जी जो रिलीज हो रही उसको, प्रोसेस दोनों का सेम है, तो उसको लेकिन बोलेंगे Q वैल्यू। अब इसमें निकालना बाइंडिंग एनर्जी, किसका निकालना है, क्लोरीन का, है ना। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा, हम लोग क्या कहेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन, तो पहले क्या फॉर्मूला था, Z इनटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन A माइनस Z इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के मास को क्या कर देंगे, माइनस, जो न्यूक्लियस उसके मास को माइनस कर देंगे, यही होगा ना, क्योंकि न्यूक्लियस का मास दिया हुआ है, एटम का तो दिया नहीं हुआ कि इलेक्ट्रॉन के मास को ऐड करना है। तो देखिए यहां से बताइएगा क्लोरीन में कितने प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बताइए, 17, है ना, और उसका मास कितना है, एक प्रोटॉन का दिया हुआ है 1.007277 प्लस न्यूट्रॉन कितने होंगे, यदि बता जल्दी से, हाँ ये पहले डेल्टा एम निकालें, 18 होंगे सर, कितने होंगे, 18 ना, टोटल 35 है, 35 में 17 माइनस करेंगे 18 होगा, और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना दिया हुआ है 1.008665 माइनस क्लोरीन न्यूक्लियस का मास कितना दिया हुआ है 34.98 kg, है ना। जो प्रोटॉन का मास है और न्यूट्रॉन का मास, दोनों को ऐड करके टोटल न्यूक्लियस क्लोरीन के मास को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। देखिएगा आप यहाँ 17 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, बताइएगा 17 से कितना होता है, अरे 17 का टेबल बचपन में क्यों याद करा गया, भूलने के लिए, 119 का 9, 11 कैरी, फिर 17 से 119, 11 जोड़ेंगे 130 को 0, फिर 13 कैरी, 17 टू जा 34, और 34 में 13 ऐड करेंगे 47 का 7 4 कैरी, फिर 17 से 119, 4 ऐड करेंगे 123, 3 लिखेंगे 12 कैरी, 17 0 जा 7 कितना हो जाएगा 0, तो यहां से फिर क्या लिख देंगे 12 लिख देंगे, और 17 1 जा 17, यह आ जाएगा 17.123709। अब अपने कैलकुलेटर से करके चेक कर लेते हैं, 17 सही है ना।
बेटा उसको गलत देखिएगा 18 का करेंगे 18 का टेबल याद है ना बोलो इधर 18 का टेबल 18 5 जा 90 तो 0 लिखेंगे 9 यहाँ बचेगा 18 6 जा 108 और 108 में 9 कैरी ऐड करेंगे 117 7 लिखेंगे 11 कैरी है ना फिर 18 6 जा 108 11 ऐड करेंगे 119 फिर 11 कैरी 18 8 जा अरे 144 बहुत बढ़िया कैरी यहाँ कितना बचा था एक कैसे बचा था 119 था ना 11 में बचा था और 144 आया था 11 ऐड करेंगे 155 को 5 है ना 15 कैरी तो यहाँ 50 लिख देंगे यहाँ हो जाएगा 18 पॉइंट माइनस 34 पॉइंट है ना। अब देखिए इसको ऐड करेंगे 9 को 0 में ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 9 7 ऐड करेंगे 7 फिर ये 7 का ये 9 के साथ ऐड होगा 16 1 कैरी 3 का 5 8 और 1 कैरी 9 फिर 2 जो है 5 के साथ ऐड होगा 7 फिर 1 जो है 1 के साथ ऐड होगा 2 फिर 8 18 17 के साथ ऐड होगा 35.27 माइनस 34.98 मेरे भाई माइनस करेंगे देखिए यहां तक 4 डिजिट तक तो माइनस ही नहीं 4 डिजिट वाला वही लिखेंगे 9679 क्योंकि इधर 0 है बाकी ये 27 है तो यहां से कैरी लेंगे 17 में से 8 9 बच गया ये 11 हुआ मतलब 1 बचा था एक कैरी लेंगे 11 हो गया 11 में से 9 हो गया 2 और ये 4 बच गया ये 0 पॉइंट इतना एमयू आ जाएगा मेरे भाई समझ में आ रही बात कैलकुलेशन ऐसे ही करनी कैलकुलेशन मैं क्यों कर पा रहा हूं क्योंकि मैंने टेबल सब कुछ याद किया हुआ बचपन में आप लोग नहीं याद किए अब निकालना है बाइंडिंग एनर्जी लगा डेल्टा m into 931 जल्दी से इस डेल्टा m को मल्टीप्लाई करके बताइए into 931 ये तो कम से कम करके बताइए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा एनर्जी रिलीज है ना एनर्जी रिलीज का फॉर्मूला होगा क्या होगा नंबर ऑफ मोल कितना है 2 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना है 235 है ना इनटू अवोगाड्रो नंबर 6.022 into 10 की पावर 43 ये नंबर ऑफ मोल हो गया नंबर ऑफ मोल में अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ एटम्स आ जाएगा और एक एटम से कितनी एनर्जी 200 तो 200 से मल्टीप्लाई करके एक लाइन में निकल जाएगा इसको बस सॉल्व कर लीजिए आपको एनर्जी रिलीज मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी करके बताइए कितनी हां और कुछ आगे नहीं आया ये तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे 0.855 आएगा पहले ये बताइए ये इन दोनों को डिवाइड और ये 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए 12.044 और इसको इससे डिवाइड करेंगे मैंने डिवाइड करके कल बताया था 0.85 इनटू 2 ग्राम ही था क्या वहां पे भी नहीं उसमें एक तो 2 मल्टीप्लाई करिए लास्ट ठीक है 12.0 हमको फिर से कर रहे हैं ना क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ी ना हमको पता है अब ये आ गया अब बताइए 12 का 0.85 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 10.237 into 10 की पावर 23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा अरे बोलो भाई इतना ही आया एनर्जी लेकिन किलोवाट आवर में करना है तो पहले किस पे करना पड़ेगा जूल में बहुत बढ़िया जूल में करने के लिए हमको किससे मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई और मेगा है तो 10 की पावर 6 और इलेक्ट्रॉन के चार्ज से हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई के लिए जूल में करना में इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन सॉरी जूल में करना और मेगा है तो 10 की पावर 6 अब देखिए 1.6 का 10 से मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आ जाएगा अरे 10.237 से
16.3792 ठीक, यानी 3792 आ रहा है, 3798 लेते हैं, इंटू 10 की पावर देखिए कितना हो जाएगा, इंटू 10 की पावर 10 कितना आ जाएगा 16.379 इंटू 10 की पावर 10। अब जूल आ गया, किलोवाट आवर में 3.6 कितना 3.6 into 10 की पावर 6 3.6 इंटू 10 की पावर, तो ये किसमें हो जाएगा किलोवाट आवर, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ठीक, यहां से कैंसिल करिए, देखिए 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 4.59 इंटू 10 की पावर 4 किलोवाट आवर, क्या यही आंसर आएगा 4.55 ठीक है, इंटू 10 की पावर 4 आया है। देखिए पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला टोटल एनर्जी, अगर टोटल पावर दिया तो यहां से हम लिखेंगे टोटल एनर्जी है ना, कितनी टाइम पर यूनिट, पावर कितना दिया हुआ है 16 किलोवाट दिया हुआ है, तो 16 इंटू 10 की पावर 3 वाट लिख देंगे, और एनर्जी की जगह हम क्या लिखेंगे एनर्जी पर फ्यूजन, या हम ऐसे लिख सकते हैं है ना, नंबर ऑफ, क्या पूछा आपसे, नंबर ऑफ एनर्जी रिलीज, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज, सॉरी फाइंड द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिक्वायर्ड पर सेकंड, यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पूछा है ना, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है ना इनटू एनर्जी रिलीज पर न्यूक्लियाई, एक न्यूक्लियाई से कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, यही तो होगा अपॉन टाइम, कॉन्सेप्ट समझिए भैया, इधर देखिए ये जो टोटल एनर्जी थी, एक एनर्जी से जितने और उतना नंबर ऑफ न्यूक्लियाई से मल्टीप्लाई करने पे तो मिल रहा था, जो पिछला क्वेश्चन था भैया इसमें उल्टा है, पिछले क्वेश्चन में क्या था नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हम निकाल लेते थे कि नंबर ऑफ मोल दिया, ग्राम दिया तो नंबर ऑफ मोल निकाल, यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पर यूनिट टाइम पूछा, तो पावर का फॉर्मूला टोटल एनर्जी अपॉन टाइम है, टोटल एनर्जी का मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, जितनी न्यूक्लियाई दे रहे हैं और एक न्यूक्लियाई से कितनी एनर्जी निकालेंगे, आपको ये पूछा है, तो यहां से क्या हो जाएगा बताइएगा 16 इंटू 10 की पावर 3, ये हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अपॉन टाइम इंटू एनर्जी रिलीज, कितनी एनर्जी रिलीज करो एक न्यूक्लियाई से, दिया हुआ कि नहीं, एक फ्यूजन में 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 11 जूल, यहां से आप निकाल लेंगे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पर यूनिट टाइम, कितना हो जाएगा 16 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस, कितने टाइम जाएगा 5 टाइम जाएगा, 3.25 जब 16 होगा है ना, क्योंकि उसका हाफ है ना, हाफ का मतलब 5 होता है ना, तो ये 3.2 को 5 से करेंगे कितना हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर, ये ऊपर चल जाएगा कितना हो जाएगा 40, इतने न्यूक्लियाई एक सेकंड में निकलेंगे पर यूनिट टाइम, यही पूछा ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन।